नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के क्लास 1 to 5 भाग 1 पेपर को। और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधि को। तो ये हमारे पास में एक पेपर है जो कि ये एग्ज़ाम हुआ था 8 जनवरी 2020 को प्रथम पाली में, बुकलेट सीरीज डी। इसमें क्या होता है कि इसमें 150 नंबर का पेपर होता है हमारा, और जो हमें 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। काले बॉल पॉइंट पेन से हमें गोले करने होते हैं OMR शीट में। 150 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो हमारी प्रश्न पुस्तिका होती है वो 5 भागों में विभाजित होती है। भाग 1 में बाल विकास एवं शिक्षण विधि, भाग द्वितीय में भाषा फर्स्ट हिंदी से, भाग थर्ड में भाषा सेकंड अंग्रेजी अथवा उर्दू अथवा संस्कृत। इनमें से हमें कोई भी 30 प्रश्न करने होते हैं, जो कि हम फॉर्म फिल करते हुए हमने भरे होते हैं। भाग 4 में गणित के प्रश्न और भाग 5 में पर्यावरण अध्ययन। तो इस प्रकार से हमारे ये प्रश्न की संख्या 30-30 5 भागों में डिवाइड होकर 150 प्रश्न हमारे बनते हैं। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं पार्ट 1 के बाल विकास एवं शिक्षण विधि का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड। आपको बता दें कि ये प्रश्न पुस्तिका हमने कहीं से ली है, तो इसमें कहीं कहीं पे 1, कहीं कहीं पे 2 पे निशान लगा होगा, लेकिन जो भी सही होगा उसे हम करते चलेंगे, क्योंकि एक तो वो है जो वो करके आए थे जिनका ये प्रश्न पत्र है, दूसरा वो जो आयोग के द्वारा जो आंसर की आई उसका द्वारा जो उत्तर थे वो हैं। तो जो भी होगा वो हम करते चलेंगे। तो हिंदी वाले लेफ्ट हैंड साइड में हम पढ़ते चलेंगे, जिसको उसी को इंग्लिश में पढ़ना है वो राइट हैंड साइड पे अपना देखते चलें। तो करते हैं शुरू। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? ऑप्शन है आपके गोलमैन, स्पीयरमैन, जॉन मेयर, गार्डनर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है गार्डनर। क्या? गार्डनर। बहुविमात्मक प्रज्ञा का जो सिद्धांत था ये गार्डनर ने सन 1983 में प्रतिपादित किया था। कितने में? सन 1983 में। गार्डनर ने क्या कहा था? गार्डनर ने कहा था कि जो बुद्धि है, बुद्धि का एकांकी स्वरूप न होके बहुप्रकारीय होता है। बुद्धि का जो स्वरूप है वो एकांकी न होके बहुप्रकारीय होता है। तो इन्होंने क्या किया गार्डनर ने कि गार्डनर ने बुद्धि के 8 प्रकार के स्वरूप बताए। 8 स्वरूप बताए। कौन कौन से बताए? कि व्यक्तित्व परबुद्धि, व्यक्तित्व स्वबुद्धि, संगीत बुद्धि, शरीर गतिकी बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि। तो इस प्रकार से गार्डनर ने ये 8 प्रकार की बुद्धियाँ बताई। तो पहले प्रश्न का जो आंसर है वो क्या है? गार्डनर। दूसरा प्रश्न करते हैं, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया एक प्रकार की कहें तो अक्षमता होती है, एक अक्षमता का विकार होता है, जिसमें क्या होता है, जो हमारे ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं हमारे पढ़ने वर्तनी करने में, व्यक्त करने में, खड़े होने में, बोलने में। तो हमें किस प्रकार की कठिनाई होती है? तो डिसलेक्सिया में हमें पढ़ने में और वर्तनी करने में कठिनाई होती है, क्योंकि डिसलेक्सिया एक प्रकार का अक्षमता विकार है जिसके कुछ लक्षण होते हैं।
जैसे वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई, पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप हो जाना, स्वरों को भूल जाना, समान उच्चारण वाले ध्वनियों को ना पहचान पाना। अगर समान प्रकार के स्वर आ जाते हैं तो उनको हम नहीं पहचान पाते हैं। शब्दों को उल्टा या उनके क्रम को इधर से उधर पढ़ देना, और यही हमारी डिसलेक्सिया कहलाती है। तो दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन ए, पढ़ने वर्तनी करने में। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो समावेशी कक्षा में पहले तो हम ये देखते हैं कि शिक्षक की क्या क्या भूमिका है। तो जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, प्रश्न को देखिए, उसने नहीं लगाया हुआ है। प्रश्न को पकड़ना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी एग्जाम में। बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, ये भूमिका है शिक्षक की। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें समय समय पर बच्चों को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, बिल्कुल। जो बच्चा सीखने में अक्षम है वो शिक्षक को उसे सिखाने में थोड़ा सा अतिरिक्त समय देना चाहिए। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। और इसमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो यही हमारा होगा कि शिक्षक की ये भूमिका नहीं है कि शिक्षक को निःशक्तों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और शिक्षक को बच्चों के व्यक्तित्व भिन्नता को ध्यान में रखकर अधिगम परिस्थितियों का निर्माण भी करना चाहिए। क्योंकि एक शिक्षक जो होता है वो एक राष्ट्र का निर्माता होता है, और जो हमारे बच्चे होते हैं वो हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का भविष्य होते हैं। तो इसलिए शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए, निःशक्तों पर ध्यान देना चाहिए, अक्षमों को अतिरिक्त समय देना चाहिए, और उनके बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए ना तो हतोत्साहित करना चाहिए, ना ही रोकना चाहिए, और ना ही ये कि उन्हें अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता बनी रहेगी, बच्चे अनुभव प्राप्त कर सकेंगे, और साथ ही बच्चे के मन में जो भी जिज्ञासा होगी वो उस जिज्ञासा का समाधान कर सकेगा। इसलिए हमें कभी भी बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित या रोकना या अनुमति नहीं, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमें बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। बच्चे की जो वृद्धि होती है वो किससे संबंधित है? शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से, नैतिक विकास से। तो बच्चे की जो वृद्धि है वो बच्चे के शारीरिक विकास से संबंधित है, क्योंकि बच्चे की कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। व्यक्ति का स्वाभाविक विकास वृद्धि कहा जाता है, और बालक के शरीर और व्यवहार के प्रमुख आकार प्रकार में किस प्रकार का परिवर्तन घटित होता है, यही उसकी वृद्धि कहलाती है। और गर्भाधान से लेकर बच्चा
शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने के दौरान बच्चे के या व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई तथा उनमें भार सभी में होने वाले परिवर्तनों को ही वृद्धि कहा जा सकता है। तो बच्चे की वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित है? शारीरिक विकास से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव विकास का प्रारंभ होता है। इस प्रश्न का आंसर तो आप सभी जानते होंगे कि मानव का जो विकास का प्रारंभ है वो गर्भावस्था से ही हो जाता है। गर्भावस्था से ही हो जाता है। उसके बाद में मानव जन्म लेता है। जन्म के उपरांत शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और यही प्रक्रिया पूरे जीवन पर्यंत निरंतर किसी न किसी रूप में चलती रहती है। आगे क्वेश्चन नंबर 7। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन दिए हैं आपको। E.L. थॉर्नडाइक, B.F. स्किनर, R.M. गेने, I.P. पावलव। तो द कंडीशंस ऑफ पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं R.M. गेने। R.M. गेने। R.M. गेने ने पुस्तक लिखी द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। E.L. थॉर्नडाइक की बात की जाए तो E.L. थॉर्नडाइक ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है एनिमल इंटेलिजेंस द साइकोलॉजी ऑफ अरिथमेटिक। एनिमल इंटेलिजेंस द साइकोलॉजी ऑफ अरिथमेटिक। B.F. स्किनर की बात की जाए तो B.F. स्किनर ने लिखी द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर। द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर। I.P. पावलव की बात की जाए तो I.P. पावलव ने 2 पुस्तकें लिखी। एक थी कंडीशन्ड रिफ्लेक्सेज, कंडीशन्ड रिफ्लेक्सेज, और दूसरी थी लेक्चर्स ऑफ कंडीशन्ड, लेक्चर्स ऑफ कंडीशन्ड। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला वो विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसने दिया था कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला और विरोध की अवस्था है? ये जो कथन है ये है स्टैनले हॉल का। ऑप्शन 2। तो किशोरावस्था के लिए जर्सील्ड ने क्या कहा था? जर्सील्ड ने यह कहा था कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। अगर बात की जाए सिम्पसन की, सिम्पसन ने कहा था कि किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। ये जो सिम्पसन वाला जो कथन था ये सिम्पसन के साथ साथ ब्लेयर, मान लीजिए कि आपको यहाँ पर ब्लेयर दिया होता या जोन्स दिया होता तो ये जो कथन था कि किशोरावस्था व्यक्ति का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के अंत में आरंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है, इन दोनों बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का जो काल होता है वही किशोरावस्था कहलाती है। ये जो विचार थे ये सिम्पसन, ब्लेयर और जोन्स तीनों का सेम विचार था। अगर बात की जाए क्रो एंड क्रो की, क्रो एंड क्रो ने कहा था कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है?
सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिमान में कुल जो समय लगता है वह लगता है, ऑप्शन दिए हैं आपको 36 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, 30 मिनट। तो जो समय लगता है वो लगता है 36 मिनट। ये कैसे कैसे लगता है, इसका विभाजन जो होता है सूक्ष्म शिक्षण का वो इस प्रकार से होता है कि पाठ योजना निर्माण में 6 मिनट, शिक्षण में 6 मिनट, प्रतिपुष्टि में या पोषण में 6 मिनट, पुनः पाठ योजना निर्माण में 6 मिनट, पुनः शिक्षण में 6 मिनट, पुनः प्रतिपुष्टि में 6 मिनट। तो कुल मिलाकर जो समय लगता है इसमें कितना लगता है, 36 मिनट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के प्रमुख लक्षण हैं। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के प्रमुख लक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? हमें ऑप्शन दिए हैं गेट्स वो अन्य, हॉलिंगबर्थ, रॉस, स्किनर। तो ये जो कथन है ये किसका है? रॉस का। रॉस ने ये बात कही थी। जबकि गेट्स वो अन्य ने क्या कहा था? गेट्स वो अन्य ने कहा था कि सीखने में वक्र को इस प्रकार, सीखने के वक्र को अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। ये बात किसने कही थी? गेट्स एवं अन्य ने। और ये जो ऑप्शन का ये जो कथन दिया है ये किसका है? रॉस का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे उस बच्चे के साथ क्या करना चाहिए? ऑप्शन दिए हैं आपको। बच्चे को दंड देना चाहिए, बच्चे को नज़रअंदाज करना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए। तो बच्चे को क्या करना चाहिए? बच्चे को परामर्श देना चाहिए। बच्चे को परामर्श देना चाहिए क्योंकि व्यक्ति का जो समस्यात्मक बालक जो होते हैं उनका व्यवहार और व्यक्तित्व जो होता है वो असामान्य होता है। और वो असमान होने के कारण घर, विद्यालय और जो हमारा समाज होता है उन सभी के लिए समस्याओं के जनक बन जाते हैं, जिससे कि वे अपने आप को वातावरण के साथ समायोजित नहीं कर पाते हैं। और जो समस्यात्मक बच्चे होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि चोरी करने वाले बच्चे, कुछ होते हैं कि विद्यालय से भाग जाने वाले बच्चे। तो ऐसे बच्चों को शिक्षक के द्वारा परामर्श देना चाहिए, अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन तथा पुरस्कार दिया जाना चाहिए। अगर वो समस्यात्मक बालक हैं लेकिन अब फिर भी अगर वो अच्छा कार्य करते हैं तो हमें उन्हें प्रोत्साहन और पुरस्कार देना चाहिए। और उनके साथ में हमें कहीं ना कहीं मधुर और सहयोगात्मक व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि उनके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हैं वो किससे संबंधित हैं? ऑप्शन दिए हैं हमें शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के
वृत्तिक विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है हमारा छात्रों के सर्वांगीण विकास से। जो हमारी पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं होती हैं वो हमारी छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती हैं। छात्रों के रुचि और अध्ययन से, छात्रों की सक्रिय सहभागिता से, छात्रों की क्रियाशीलता से। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में क्या होता है कि हमारा खेल, जैसे मान लीजिए कि किसी का कोई फेवरेट गेम है, खेल है, वो खेलना, नाटक करना, निबंध प्रतियोगिता, शैक्षिक भ्रमण, कहीं पे हम कुछ चीज़ें सीखने के लिए घूमने जाएं, अंताक्षरी, ये सारी क्रियाएं हमारी पाठ्य सहगामी क्रिया के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा? बी, दूसरा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने नहीं किया? ऑप्शन दिए हैं हमें, कोहलर, स्किनर, बी.एस. ब्लूम, थारनडाइक। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन 3, बी.एस. ब्लूम। बी.एस. ब्लूम और इनके जो भी सहयोगी थे उन्होंने 1956 में शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जबकि कोहलर, मैक्सवर्थ थीमर, कुर्ट कोपका और कुर्ट लेविन ने मिलकर अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। स्किनर ने अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत प्रतिपादित किया था और थारनडाइक ने अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? बी.एस. ब्लूम ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हमारा, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक का विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। तो जो शिक्षा का अवरोधन है वो है हमारा ऑप्शन डी, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। क्योंकि शिक्षा में अवरोधन का जो आशय है वो उसके असफल होने से लिया जाता है, क्योंकि बच्चा जब असफल होता रहता है तो उसकी शिक्षा में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। बालक अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देना चाहता है, जिससे बालक पर खर्च किया गया धन, समय और श्रम बेकार चला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? ऑप्शन है हमारे, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, समापन कौशल, प्रदर्शन कौशल। तो ऑप्शन हमारा जो है इसमें आंसर वो है हमारा प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का हम परीक्षण करते हैं। इस कौशल के प्रयोग द्वारा हम छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करते हैं ताकि बच्चा नवीन ज्ञान को प्राप्त कर सके अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर।
अधिगम परिस्थिति का निर्माण कर सके और शिक्षण में पाठ की प्रस्तावना यह है कि छात्रों व शिक्षक के बीच मानसिक समरसता स्थापित हो सके। तो इसके प्रस्तावना कौशल के कुछ घटक हैं। तो जैसे पूर्व ज्ञान से संबंध, आदंत ज्ञान से तुलना, प्रेरणा हेतु उपयुक्त युक्ति व शैक्षिक साधनों का चयन, प्रश्नों में तारतम्यता और उद्दीपन प्रभाव। तो 15 का जो आंसर है वो है हमारा प्रस्तावना कौशल। अगले क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि स्तंभ ए को स्तंभ बी से सम्मिलित कीजिए। स्तंभ ए को स्तंभ बी से सम्मिलित कीजिए। तो स्तंभ ए में दे रखा है हमें एनिमल इंटेलिजेंस, इसके सामने है गेस्टॉल्ट, पुनर्वलन की अनुसूची पियाजे, सारगर्भिता का नियम थार्नडाइक, अनुकूलन स्किनर। तो इसको हमें मिलाना है कि जो हमें स्तंभ ए में दिए हैं वो स्तंभ बी में हमारे किससे मिलेंगे। तो जो एनिमल इंटेलिजेंस था, वो एनिमल इंटेलिजेंस हमने अभी बताया था कि किसकी पुस्तक थी, थार्नडाइक की। किसकी थी, थार्नडाइक की। तो हमारा जो थार्नडाइक है वो किससे मिलेगा, ए से। थार्नडाइक किससे मिलेगा, हमारा ए से। और पुनर्वलन की अनुसूची, पुनर्वलन की जो अनुसूची थी वो हमारी किसकी थी, स्किनर। और सारगर्भिता का जो नियम था, सारगर्भिता का जो नियम दिया वो किसने दिया था, गेस्टॉल्ट। अब हमें जानते हैं कि जो हमारा अनुकूलन था ये किसने दिया, हमारा पियाजे। किसने, पियाजे। तो हमारा जो बनेगा ये बनेगा CDAB। तो ए मिलेगा हमारा थर्ड से। तो हमारा ऑप्शन फोर्थ सही है। ऑप्शन फोर्थ हमारा सही है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो यह हमारा ऑप्शन दिए हैं हमें, अंतःक्रिया का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। तो ऑप्शन है हमारा डी, चौथा ऑप्शन, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत यह कहता है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। जबकि अगर बात की जाए अंतः संबंध की, अंतः संबंध का जो सिद्धांत है, अंतः संबंध का सिद्धांत कहता है कि बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि विकास में पूर्ण से अंगों की ओर एवं अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है। विभिन्न अंगों के एकीकरण की गतियों की सरलता को संभव बनाता है। और अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत कहता है कि बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण और न केवल वातावरण के कारण वरन दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण और न केवल वातावरण के कारण अपितु दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह किस सिद्धांत का है, निरंतरता का।
तो अगले ऑप्शन पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? तो इसमें पॉलिटी का क्वेश्चन, पॉलिटी से पूछा गया है, ये समझ लीजिए कि संविधान के किस संशोधन में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में माना गया। ऑप्शन है हमारे 86वें संविधान संशोधन, 25वें संविधान संशोधन, 52वें संशोधन और 22वें संशोधन। इसका जो सही आंसर है वो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में। तो इसको भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ, उसमें अनुच्छेद 21 में जोड़कर इसको संविधान के अनुच्छेद 21 में जोड़कर एक नया अनुच्छेद बनाया 21A, और 21A में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। तो इस अनुच्छेद के अनुसार 21A के अनुसार 21A क्या कहता है हमारा कि राज्य को 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। तो ये कब लागू हुई थी? 2002 में। 2002 में, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ऑप्शन है हमारे मैकडूगल, अब्राहम मैस्लो, सिम्पसन, विलियम जेम्स। तो इसमें हमारा जो सही आंसर है वो है मैकडूगल्स, क्योंकि अभिप्रेरणा का जो मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत था, इसको सन 1908 में, कितने में? सन 1908 में मैकडूगल ने प्रतिपादित किया था। मैकडूगल ने क्या बताया था? मैकडूगल ने कहा था कि मानव मस्तिष्क में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जो मानव के सभी विचारों तथा क्रियाओं के लिए प्रेरक शक्ति का कार्य करती हैं। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को जन्मजात, मनोशारीरिक, उपद्रव के रूप में परिभाषित किया है। अगर बात की जाए कि ये मूल प्रवृत्ति सिद्धांत कब प्रतिपादित किया था मैकडूगल ने? 1908 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? ऑप्शन है आपके शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। तो इसका जो सही आंसर है वो है बाल्यावस्था। कोल्बो ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, और उन्होंने कहा कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है, क्योंकि यही वो अवस्था होती है जिसमें बच्चा बिगड़ सकता है और बच्चा अपना भविष्य बना सकता है। नहीं, बाल्यावस्था में नहीं। जो माता पिता हैं उसके बालक की विकास की अवस्था को समझना कठिन होता है, क्योंकि वो नहीं समझ पाते कि अब उसकी अवस्था किस प्रकार से चल रही है। तो जो अनोखा काल है वो बाल्यावस्था है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम
अभी अगर हम बात करें पिछले वाले क्वेश्चन की, बाल्यावस्था की, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? बाल्यावस्था को। क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चे इतने वो होते हैं कि वो नहीं समझ पाते उनके माता पिता कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। जो भी चीज़ देखेंगे वो उसी के लिए लालायित रहते हैं कि अब मेरे को ये चाहिए। वो जिस चीज़ को देखते हैं, जैसा हम लोग करते हैं ऐसा ही वो बच्चा करते हैं। तो यही अनोखा काल है। अब मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं तो बच्चे भी उसी काम को करने लगते हैं। किसी के पास में उन्होंने किसी चीज़ को देख लिया, फिर वो उसी चीज़ के लिए लालायित होते हैं कि अब हमें यही चीज़ चाहिए। तो इसीलिए ब्रूस तथा कोल ने उस काल को, बाल्यावस्था को, अनोखा काल कहा है। वो जो पहले था वो थोड़ा सा करेक्शन था उसमें। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह कथन किसने कहा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है? यह जो कहा, ये कहा, हमें ऑप्शन दिए हैं वुडवर्थ, गिलफर्ड, स्किनर, क्रो एंड क्रो। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा था? गिलफर्ड ने। किसने? गिलफर्ड ने। गिलफर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। और वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ ने कहा था कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया है। स्किनर ने कहा था, स्किनर ने कहा कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। जबकि अगर बात की जाए क्रो एंड क्रो की, क्रो एंड क्रो ने कहा था आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। इसमें सूची ए को सूची बी से सम्मिलित कीजिए। ब्रूनर के सामने दिया है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, आशुबेल साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान, ग्लेजर अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान, गार्डन संप्रत्य उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, और फिफ्थ दिया है इसमें प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं पहला, चौथे से, दूसरा, तीसरे से सी। तो इसमें देखते हैं कौन सा किससे है। तो ब्रूनर ने जो दिया था ब्रूनर ने जो दिया था वो दिया था संप्रत्य उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान। देखते हैं कि ये पहला चौथे से किस किस में मिल रहा है। पहला चौथे से दो में मिल रहा है, ए में और बी में। ए में और बी में मिल रहा है। देखते हैं दूसरा, आशुबेल आशुबेल ने दिया था अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान, अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान। ये बी तीसरे में दो में मिल रहा है। अब देखते हैं सी को। ग्लेजर ने कहा था, ग्लेजर ने दिया था बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। और गार्डन ने दिया था कौन सा? साइनेटेक्स शिक्षण प्रतिमान ऑप्शन। तो ए फोर्थ से, तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। समस्या समाधान का
प्रथम चरण है, ऑप्शन दिए हैं हमारे, आंकड़ा संग्रहण, समस्या की पहचान, परिकल्पना का परीक्षण और परिकल्पना का निर्माण। तो सबसे पहले अगर कोई भी समस्या खड़ी होती है तो उस समस्या का हमें क्या करना चाहिए, समस्या की पहचान करनी चाहिए, क्योंकि ये समस्या समाधान विधि में सबसे पहले यही चीज़ कही गई है कि समस्या समाधान विधि में तर्क द्वारा किसी समस्या का समाधान करने की प्रक्रिया से होता है। तो समस्या समाधान विधि में हमारे 5 चरण होते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। क्या क्या होते हैं हमारे वो 5 चरण? सबसे पहला जो चरण होता है वो होता है समस्या की पहचान करना। दूसरा जो चरण होता है वो होता है हमारा परिकल्पना का परीक्षण करना। तीसरा जो होता है वो होता है हमारा तथ्यों का संकलन या आंकड़ा संग्रहण या व्यवस्थापन तथा विश्लेषण करना। और जो हमारा चौथा जो चरण होता है वो होता है परिकल्पना का विशिष्ट परिस्थिति में परीक्षण करना। तो इस प्रकार से हमारा समस्या समाधान के ये चरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा कब? जब, ऑप्शन दिए हैं हमें, पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा, बालकों का संज्ञानात्मक भावात्मक तथा मनोचालक बच्चों का विकास होगा, ऑप्शन 3 शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। तो बालकों का जो अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली कब होगा? जब होगा जब बालक का संज्ञानात्मक भावात्मक तथा मनोचलात्मक पक्षों का विकास होगा। और ये चीज़ें हमें किस में दी हैं? ऑप्शन बी में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन बी, क्योंकि शिक्षण अधिगम के फलस्वरूप छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन इन्हीं 3 पक्षों में हो सकते हैं, संज्ञानात्मक में, भावात्मक में और मनोचालक में। क्योंकि छात्रों के व्यवहार में होने वाले इन परिवर्तनों पर ही बेंजामिन B.S. ब्लूम ने शिक्षण अधिगम के 3 उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा था, संज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और मनोचालक उद्देश्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? ऑप्शन दिए हैं हमें, सामान्यीकरण, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण और तैयारी। तो इसमें हमारा ऑप्शन है प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन सी प्रस्तुतिकरण। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में प्रस्तुतिकरण सोपान उभयनिष्ठ है, क्योंकि ये हमारे स्मृति स्तर एवं बोध स्तर दोनों में होता है। अगर बात की जाए स्मृति स्तर की, तो स्मृति स्तर में हमारे 5 प्रकार के पदों की रचना की गई है, जो कि हर्बर्ट ने किया है। तो हर्बर्ट ने कौन कौन से 5 प्रमुख पदों की रचना की थी स्मृति स्तर में? पहले प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण तथा तुलना, सामान्यीकरण और 5वां था प्रयोग। उसी प्रकार अगर बात की जाए बोध स्तर में, तो बोध स्तर में जो शिक्षण प्रतिमान था, इसकी जो संरचना की थी ये थी हेनरी सी मॉरिसन ने। और हेनरी सी मॉरिसन ने जो
प्रमुख पदों की, प्रमुख सोपानों की जो रचना की, वो सोपान थे अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण अथवा परिपाक, नंबर 4 व्यवस्था, नंबर 5 वर्णन अथवा अभिव्यक्तिकरण। तो इनमें दोनों में जो उभयनिष्ठ था स्मृति स्तर के सोपान और बौद्ध स्तर के सोपान में, वो क्या था हमारा प्रस्तुतिकरण। इसने भी 5 की थी और इसने भी 5 की थी। प्रश्न नंबर 26, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? पुनर्बलन का सिद्धांत किसको कहते हैं, ये पूछा है हमसे। ऑप्शन दिए हैं हमें, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। तो हमारा जो पुनर्बलन का जो सिद्धांत है, पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो हमारा क्या कहलाता है? इसको स्किनर ने दिया था। तो स्किनर ने कहा था कि पुनर्बलन की सर्वाधिक तथा प्रभावशाली भूमिका होती है। इसके अनुसार पुनर्बलन से तात्पर्य किसी अपेक्षित अनुक्रिया के प्रतिफल के रूप में किसी ऐसे सुखकारी उद्दीपक की प्रस्तुति है जो प्राणी को अपेक्षित अनुक्रिया बार बार करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये कौन सी क्रिया हुई हमारी? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो कौन सी अवस्था है जो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? ऑप्शन है हमारे, आंतप्रज्ञ अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था। तो इसमें ऑप्शन है हमारा, जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, आंतप्रज्ञ अवस्था। आंतप्रज्ञ अवस्था जो थी हमारी, वो जीन पियाजे द्वारा बताई गई थी, जो कि जीन पियाजे द्वारा बताई गई, जो कि 4 से 7 वर्ष तक होती है, जो कि 4 से 7 वर्ष तक होती है। क्वेश्चन नंबर 28, मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। 5 पदों का वर्णन किया है। तो अभी हमने मॉरिसन के बौद्ध स्तर के प्रतिमान पढ़े थे। अब वो कह रहा है कि उनमें 5 हैं। कौन कौन से हैं वो बताइए। प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन, व्यवस्था, आत्मीकरण, वाचन, अभिव्यक्ति। तो इनको ना सही क्रम से लगवा रहा है। तो इनका सही क्रम क्या है वो लगाने। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? अन्वेषण। अन्वेषण किसे कहते हैं? खोज को। याद आ रहा हो तो अभी बताया था कि अन्वेषण, खोज। तो पहले तो देखिए कि सेकंड से कौन कौन से ऑप्शन शुरू हो रहे हैं। एक ऑप्शन दूसरा हो रहा है, एक तीसरा हो रहा है। तो बाकी दो तो कट गए, अब बचे हमारे पास में 2 ऑप्शन, या तो दूसरा होगा या तीसरा होगा। अब देखते हैं दूसरा क्या था हमारा। फिर हमने बोला था कि किसी चीज़ का अन्वेषण करने के बाद में उसका क्या करते हैं? प्रस्तुतिकरण। तो सेकंड के बाद में फर्स्ट यानी प्रस्तुतिकरण। तो वो दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। अभी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा होगा। उसके बाद में था आत्मीकरण। अब हम कर सकते हैं
अब हम कर सकते हैं कि हमारा जो फोर्थ जो आत्मीकरण दिया है वो किस ऑप्शन में आ रहा है, तीसरे नंबर पर। तो ये हमारा ऑप्शन बी में आ रहा है। फिर उसके बाद में जो चौथा था वो हमारा संगठन या व्यवस्था थी, और पांचवा तो वो था वो हमारा वाचन या अभिव्यक्तिकरण था। तो हमारा ऑप्शन बी यानी ऑप्शन 2 सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। अनुमूल्यन, अनुप्रयोग, बोध, ज्ञान। तो इसमें है हमारा ऑप्शन, हमें चारों दिए हैं, इनमें जो आंसर है वो है हमारा 29 और 29 अनुमूलन। अनुमूलन क्योंकि ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन, ये सभी संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित हैं, जो कि B.S. ब्लूम और उसके जो सहयोगी थे उन्होंने इसको अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उन्होंने टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो उसमें इन्होंने लिखा था, ये इन्होंने बुक प्रकाशित की थी 1956 में। उसमें इन्होंने लिखा था और इनमें इन्होंने 6 संज्ञानात्मक उद्देश्य दिए थे: ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो क्या नहीं था उसमें? अनुमूलन। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा अधिगम वक्र नहीं है? कौन सा अधिगम वक्र नहीं है? नतोदर, मिश्रित, लंबवत और उत्तरोत्तर या उत्तल। तो कौन सा वक्र नहीं है इसमें हमारा? आपने पढ़ा होगा। तो इसमें हमारा जो है अधिगम वक्र नहीं है ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 लंबवत। क्योंकि सीखने की मात्रा और तथा समय के परस्पर संबंध को जब हम चित्रांकित करते हैं तो उसको चित्रांकित करने पर हमें एक रेखा प्राप्त होती है, और वही रेखा अधिगम वक्र रेखा कहलाती है। अधिगम वक्र रेखा कहलाती है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन हुए, जो कि हमने CDP के जो आते हैं हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट के, इन 30 क्वेश्चनों में से उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बाकी के 30 क्वेश्चन हम किसी न किसी उसके कल डिस्कस करेंगे, हिंदी के या पर्यावरण या मैथ, कोई भी जो भी आप लोग चाहें वो डिस्कस करेंगे। ये 30 क्वेश्चन आपके लिए प्रीवियस ईयर से हैं और प्रीवियस ईयर आपको मिलते रहेंगे। ये 2019 है, CDP हम 2018 भी लाएंगे, 16 भी लाएंगे, 17 भी लाएंगे। उसके बाद जितने उससे पहले जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे प्रश्नों को लेके आएंगे। और ये आपके आगामी 7 मार्च को होने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि UP टेट का जो एग्ज़ाम है वो अब 28 फरवरी को ना हो के 7 मार्च को कराने की आयोग सोच रहा है, और 15 जनवरी से आयोग इसके एग्ज़ाम शुरू करने की सोच रहा है। लेकिन जब तक कुछ नहीं कह सकते तब तक कोई फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। तो आप लोग
ऐसे ही देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।